हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आंग्र के बारे में, आंग्र या फिर इनग्रेस। इसका पूरा नाम है जीन ऑगस्टे डोमिनिक इनग्रेस। आंग्र का पूरा नाम क्या है, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो हमें वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। और अगर आप इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आंग्र या फिर इनग्रेस। इसका जन्म 1780 ईस्वी फ्रांस में हुआ था और ये नवशास्त्रीयतावाद से संबंधित है। ये किस आंदोलन से संबंधित है? नवशास्त्रीयतावाद। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नियो क्लासिसिज्म। इसके गुरु का नाम है दाविद या फिर डेविड। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1867 ईस्वी में। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यह नवशास्त्रीयतावादी शैली का दूसरा प्रमुख कलाकार है। पहले कलाकार कौन थे? डेविड। और दूसरा कौन है? आंग्र। इसने डेविड की शैली में स्वच्छंदतावाद का समन्वय किया। आंग्र के पिता एक छोटे से कलाकार थे और बालक की प्रतिभा को देखकर पहले उसे तुलूज़ की अकादमी में एवं उसके बाद पेरिस में दाविद के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। तो इसने पेरिस में दाविद से शिक्षा भी ग्रहण की है या दाविद का शिष्य है। 1801 ईस्वी में उसने रोमन अकादमी का पुरस्कार जीता और 1806 तक वह व्यक्ति चित्रण से अपनी आजीविका चलाता रहा। इसके पश्चात वह इटली चला गया और 18 वर्ष तक रहा। 1805 ईस्वी में उसने रेबेर परिवार के जो व्यक्ति चित्र अंकित किए, उनकी मधुर रेखाएं आकृति की सीमाओं की अच्छी व्याख्या करती हैं। तो यह रेखांकन करने में निपुण था और इसके जो रेखा चित्र हैं वो बहुत ही सुंदर बने हैं। रोम से उसने जो फ्रांस चित्र भेजे, उनकी दाविद के अन्य अनुयायियों द्वारा तीव्र आलोचना हुई। देखिए, ये इटली रोम चला गया था और वहाँ पर इसने जो चित्र बनाए वो कहाँ भेजे? फ्रांस। तो फ्रांस में दाविद के जो अनुयायी थे उन्होंने इसके चित्रों की बहुत ही आलोचना की। नेपोलियन के पतन के उपरांत रोम में ही यात्रियों के रेखा चित्र बनाकर उसने गुजारा करना पड़ा। 1820 में वह फ्लोरेंस पहुंचा और वहां लुई 13वें की प्रतिज्ञा का चित्र बनाया। 1824 में जब इस चित्र का प्रदर्शन हुआ तो इसकी बहुत प्रशंसा हुई। इससे वह प्रमुख चित्रकारों की श्रेणी में गिना जाने लगा और नवशास्त्रीयतावादी दल का नेता चुना गया। तो लुई 13वें की प्रतिज्ञा नामक चित्र से इसे प्रसिद्धि मिली और यह प्रमुख कलाकारों की श्रेणी में गिना जाने लगा। यह देलाक्रा द्वारा प्रचारित स्वच्छंदतावादी आंदोलन का प्रमुख विरोधी था। आजीविका द्वारा वह व्यक्ति चित्रण करता था, किंतु कविताओं तथा श्रृंगारपूर्ण कथानकों के बहाने यह मादक अनावृत सुंदरियों का भी अंकन करता था। तो इसने अनावृत सुंदरियों का भी अंकन किया है, इसे ध्यान रखिएगा। प्रेरणा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ला सोर्स। तो प्रेरणा नामक चित्र का 1824 में एक अध्ययन चित्र के रूप में आरंभ किया, जिसे 76 वर्ष की आयु में 1856 में पूर्ण किया। इसमें एक युवा कलाकार के समान कल्पना की ताजगी है, जबकि चित्रण में जीवन भर का अनुभव उड़ेल दिया गया, जो प्रकृति की दिव्य झांकी के समान है। भित्ति चित्रण में वह असफल रहा और स्वर्णयुग नामक भित्ति चित्र नष्ट हो चुका है। इसका जो भित्ति चित्र है स्वर्णयुग, यह अब नष्ट हो चुका है। उसके द्वारा बनाए गए रेखा चित्र एवं प्रारूप ही अवशिष्ट हैं, यानी उसके द्वारा बनाए गए रेखा चित्र ही बचे हैं और बाकी के चित्र उसके नष्ट हो चुके हैं। 1834 ईस्वी में वह फ्रेंच अकादमी की रोमन शाखा का डायरेक्टर बनाया गया। 1841 में पेरिस लौटकर उसने अपनी स्थिति और ख्याति का पूर्ण लाभ उठाया तथा देलाक्रा एवं अन्य कलाकारों को खूब लताड़ा।
क्योंकि देलाक्रा स्वच्छंदतावादी शैली का कलाकार है और आंग्र नवशास्त्रीयतावाद का। तो दोनों कलाकार अलग अलग आंदोलनों से संबंधित हैं। इनके आपस में अच्छे संबंध नहीं थे, एक दूसरे के विरोधी थे। और अब आंग्र भी एक प्रसिद्ध कलाकार बन चुका था, तो इसने अपनी स्थिति और ख्याति का पूर्ण लाभ उठाते हुए जो स्वच्छंदतावादी शैली के कलाकार थे उनका जमकर विरोध किया और उनकी आकृतियों की आलोचना भी की। यह रैफेल का भी भक्त था। आंग्र के प्रमुख चित्र, चलिए इसके चित्र देख लेते हैं। पहला चित्र है प्रेरणा, इसे इंग्लिश में कहते हैं ला सोर्स। फिर अगला है लुई 13वें की प्रतिज्ञा, तुर्की हमाम खाना, इंग्लिश में इसे कहेंगे टर्किश बाथ, स्वर्ण योग, यह इसका भित्ति चित्र है। पाओलो तथा फ्रांसिस्के दा रेमिनी। तो ये हो गए इसके चित्र। आगे बढ़ते हैं विशेषताओं की तरफ। आंग्र की कला शैली की विशेषताएं। पहला पॉइंट है, आंग्र के व्यक्ति चित्रों में जो चरित्र चित्रण का तत्व निकल गया है, जिसके कारण वह स्थिर जीवन के चित्रों की भांति भावहीन हो गए हैं। यद्यपि आंग्र में रंगों के बलों का सूक्ष्म निरीक्षण एवं वर्ण वैभव भी है और उसकी अनावृत्ताएं रैफेल से भी प्रेरित हैं, तथापि आंग्र के चित्रों में जो काल्पनिक लय एवं रेखा की सरलता है वह रैफेल में नहीं है। देगा को छोड़कर कोई भी आधुनिक कलाकार रेखा के द्वारा आंतरिक और बाह्य को इतनी कुशलता से प्रस्तुत नहीं कर पाया, यानी इसका रेखांकन जो है वो बहुत ही बढ़िया था, बेस्ट था। आगे देखिए, अनावृत्ताओं के ये चित्र यूनानी प्रतिभाओं एवं पात्र कला से भी प्रभावित हैं। उसने रेखा तथा रंग दोनों पर बल दिया है। आंग्र ने अमूर्त कला में भी कुछ प्रयोग किए हैं। उसने दृश्य चित्रण भी किया है। यद्यपि ये चित्र अपने समय की महत्वपूर्ण कृतियां हैं, पर उस समय दृश्य चित्रण में पर्याप्त नियम नहीं बन पाए थे। आज इसमें अनेक कमियां दिखाई देती हैं। इसने दृश्य चित्रण भी किया है। उस समय यानी इसके समय ये दृश्य चित्रण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, लेकिन उस समय इतने ज़्यादा नियम नहीं बने थे। आज इन चित्रों को जब देखा जाता है तो इनमें बहुत सारी कमियां मिलती हैं। आंग्र एक श्रेष्ठ रेखा चित्रकार था, इसे ध्यान रखिएगा। बाकी आज के लिए यहीं तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।